हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन और उस बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। और ये जो टॉपिक है वो सॉम का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और जो बुक से लिया गया है आर के बंसल की बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस एक रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है। जैसे कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक बीम का एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक बीम है तो बीम का रेजिस्टेंस फोर्स ही स्ट्रेस होता है, ठीक है। अगर इस पर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस फोर्स को ये बीम रेजिस्ट करेगा ब्रेक ना होने के लिए, ठीक है। तो वो जो ब्रेक ना होने का जो फोर्स है, जो रेजिस्टेंस है, वही स्ट्रेस होता है। द रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया इस बीम का एरिया, ये एरिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोग क्या समझ में आता है कि अगर एक बीम पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अगर इसके दो कॉर्नर पे सपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये सपोर्ट पे स्ट्रेस कम होगा, और यहाँ पे मिडल में स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर स्ट्रेस कम होगा कहाँ पे, जहाँ हम सपोर्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन की कंडीशन दी गई है। एक सर्कुलर बार है या पाइप है, जो भी है, सर्कुलर बार है, उसको हम पुल कर रहे हैं, ठीक है। एक फोर्स अप्लाई किए इस डायरेक्शन में, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस इस तरफ आएगा और इसका रेजिस्टेंस इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस। तो रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन का ये एरिया। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया? रेजिस्टेंस फोर्स, जो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही इक्वल हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेस उतना कम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एरिया बढ़ेगा, अगर इतना बड़ा एरिया है और कोई इतना छोटा एरिया है, अगर यहाँ पे 50 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 50 न्यूटन का, तो यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ये बड़े वाले एरिया के, ठीक है। तो जितना एरिया बड़ा होगा उतना स्ट्रेस कम होगा, जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेस ज़्यादा होगा। स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन होता है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। अगर कोई बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में डाला जाएगा, जैसे अगर कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जैसे एक पाइप लिए हम, इसको एक्सटर्नल फोर्स के अंडर डाला जाएगा तो इसका कुछ लेंथ चेंज होगा, ठीक है, इसका कुछ लेंथ चेंज होगा। तो चेंज लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, यही स्ट्रेन होता है। तो इस एग्जांपल में भी यही समझाया गया है। जैसे एक रॉड है, उस पर कुछ एक यूनि एक्सियल लोडेड अप्लाई किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है। तो ये ओरिजिनल लेंथ था, ठीक है। कुछ लेंथ चेंज हुआ डेल्टा एल, ठीक है, वो डेल्टा एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन। तो डिफरेंस समझ में आ गया कि स्ट्रेन होता है स्ट्रेस की वजह से, कि स्ट्रेस ही फोर्स अप्लाई करता है और लेंथ को चेंज करता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू अ लोड और फोर्स। मतलब ये एक मटेरियल का बिहेवियर बताता है। जब हम किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बताता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब कहाँ तक ये उसका स्ट्रेस इलास्टिक रीजन में है और किसके बाद ये, किस पॉइंट के बाद ये प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बताता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके मटेरियल होते हैं ब्रिटल और डक्टाइल, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल मतलब ग्लास, ठीक है, विल ब्रेक और फ्रैक्चर विदाउट बेंडिंग व्हेन अ लार्ज इनफ फोर्स इज अप्लाइड। अगर किसी ग्लास पे अगर हम इनफ फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो बिना कि कोई सिग्नल दिए, बिना बेंडिंग में वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बेंड नहीं होगा। तो ये हो गया ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल लाइक स्टील और एल्यूमिनियम या अलॉय स्टील जो भी है, विल बेंड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, ये बेंड होगा। इफ द फोर्स इज लार्ज इनफ द मटेरियल विल परमानेंट डिफॉर्म एंड नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे अगर एक कोई भी एक मटेरियल पे अगर फोर्स अप्लाई किए तो वो इलास्टिक रीजन तक ही, वो अपना इलास्टिक रीजन तक ही अगर हम फोर्स हटाएंगे तो ये अपना शेप पर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अगर इसके आगे गया इलास्टिक रीजन के तो प्लास्टिक में कन्वर्ट जहाँ हुआ तो अब ये ओरिजिनल शेप में कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ये फेल होना स्टार्ट हो गया।
तो ब्रिटल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या, इन द ब्रिटल मटेरियल कर्व आर यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड पॉइंट इज द सेम एज फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब जो यील्ड पॉइंट होता है, आगे आपको डायग्राम बताऊंगा, जो यील्ड पॉइंट होता है वो क्या सेम होता है फ्रैक्चर पॉइंट के। यील्ड पॉइंट के आगे ये फ्रैक्चर हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल, ग्लास की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में अगर एक कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ तक O to A तक अगर हम कंसिडर करेंगे O to A, तो यहाँ तक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के। मतलब हुक्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो हुक्स लॉ क्या होता है, व्हेन अ मटेरियल लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, कि इन इलास्टिक रीजन ही में जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा तो वो क्या ओबे करेगा, कौन सा लॉ, हुक्स लॉ। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा, यंग्स मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उतना टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और यंग्स मॉडुलस कम होगा कब, जब इसका स्ट्रेन ज़्यादा होगा। एग्जांपल लेंगे रबर का, ठीक है, रबर का और एक कोई भी स्टील का, तो रबर का जो यंग्स मॉडुलस है वो कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर रबर पे हम स्मॉल फोर्स ही अप्लाई करेंगे तो उसका जो स्ट्रेन है, चेंज ऑफ लेंथ है जो उसका, वो बढ़ जाएगा। तो चेंज ऑफ लेंथ अगर स्ट्रेन बढ़ रहा है तो यंग्स मॉडुलस कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और स्टील में क्या होगा, स्टील में लार्ज फोर्स भी आप अप्लाई करेंगे तो इसका जो चेंज ऑफ लेंथ है वो कम रहेगा। चेंज ऑफ लेंथ कम रहेगा तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, बढ़ेगा, और यंग्स मॉडुलस बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि ब्रिटल और ये डक्टाइल मटेरियल का बिहेवियर, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या हो रहा है, जहाँ यील्ड पॉइंट आ रहा है वहीं ये फ्रैक्चर हो जा रहा है, लेकिन ये कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जैसे ये ब्रिटल मटेरियल है तो ब्रिटल मटेरियल में नेकिंग फॉर्म नहीं होती है, और जो डक्टाइल मटेरियल उसमें क्या फॉर्म होता है, नेक फॉर्म होता है इस तरह से। तो ये धीरे धीरे पतला होते 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 फिर टूटता है, और ये जो ग्लास है वो सडन टूट जाता है। तो कुछ यहाँ पे ग्लास टूट जाएगा, और इसके आगे यील्ड डिस्टेंट के आगे जो है वो प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी मटेरियल। अगर हम डक्टाइल की बात करते हैं, ब्रिटल की बात नहीं कर रहे, डक्टाइल की बात कर रहे हैं, तो यील्ड डिस्टेंट के बाद ये प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट हो गया। और प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट होने के बाद ये अल्टीमेट स्ट्रेन के मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस ही बोलते हैं इसको, और इसके बाद यहाँ पे नेकिंग फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर यहाँ पे आगे जाके फ्रैक्चर हो गया। मतलब अपना जो डिज़ाइन है मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस वो यहीं तक होना चाहिए, मतलब हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कुछ मटेरियल और यंग्स मॉडुलस, इसका कुछ यंग्स मॉडुलस का कुछ वैल्यू है यहाँ पे दी हुई है, तो इसके थ्रू आपको एक दो को लेकर समझाता हूँ मैं। यंग्स मॉडुलस मैंने क्या बताया था कि यंग्स मॉडुलस होता है इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है। अब डायमंड एक हार्ड मटेरियल है, तो उसमें जो फोर्स होगा, जो स्ट्रेस, जो रेजिस्टेंस फोर्स आएगा वो ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए यंग्स मॉडुलस भी ज़्यादा होगा। अगर चेंज ऑफ लेंथ, जो डायमंड को लेंथ तो चेंज नहीं हो जाती अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसका जो स्ट्रेन है वो हमेशा कम होगा। तो कम होने की वजह से जो यंग्स मॉडुलस है वो ज़्यादा होगा। यंग्स मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के। और एक रबर का देख लेते हैं। रबर का देखो एकदम कम है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेन है, हम एक रबर मटेरियल लिए, इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई किए तो लेंथ लेंथ करेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो लेंथ चेंज कर रहा है, या अगर एक रबर में ऐसा फोर्स लगा है तो सडन ये अपना शेप चेंज कर लेगा, तो मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो मतलब यंग्स मॉडुलस इसका कम होगा, इसलिए इसका 0.01 GPa और डायमंड का 1220 GPa गीगापास्कल में दिया हुआ है। अब देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है कि व्हेन एवर द बार इज सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड देयर विल बी इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बार अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द लोडिंग। मतलब अगर इस बार को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये कुछ लेंथ इंक्रीज होगा। तो लोड के डायरेक्शन में अगर लेंथ
बढ़ रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। फार्मूला सेम, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज लेंथ, मतलब ये एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है कि वेन एवर द बार इज सब्जेक्टेड टू द एक्चुअल लोड देयर विल बी डिक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ द बार इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ यहाँ का जो एरिया है वो कम होगा, तो इस एरिया को कम होने की वजह से ये परपेंडिकुलर है, इस फोर्स के जो चेंज हो रहा है एरिया वो परपेंडिकुलर है, तो इसे हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। फार्मूला इसका भी सेम, E इक्वल टू हो जाएगा डी वी डिवाइड बाय ओरिजिनल ब्रेथ या डी या चेंज इन डेप्थ डिवाइड बाय ओरिजिनल डेप्थ। एक प्रॉब्लम देख लेंगे। ये प्रॉब्लम जो है आर के बंसल से लिया गया, तो इसमें गिवन डेटा क्या क्या है। द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर अ हॉलो स्टील कॉलम, एक हॉलो स्टील कॉलम है, ठीक है, उसमें एक्चुअल लोड अप्लाई हो रहा है 1.9 मेगाटन, 1.9 मेगाटन। तो हॉलो है तो कुछ इसकी थिकनेस होगी और एक इनर डाया होगा, ठीक है। और इसका एक जो अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब 480 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के अगर ऊपर जाएगा स्ट्रेस तो ये जो कॉलम है, स्टील कॉलम है, ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस 480 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दिया हुआ है। द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 200 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ द इंटरनल, तो डिटरमाइन क्या करने बोल रहे हैं, इंटरनल डायमीटर, और टेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 दिया गया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पहले बारे में पढ़ लेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस बताया मैं कि ये होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, कि कितना स्ट्रेस आने वाला है, और वर्किंग स्ट्रेस मतलब जिस स्ट्रेस पे वो ऑब्जेक्ट वर्क करने वाला है या उस पर लोड आने वाला है, वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ मैं, तो अगर एक चेयर है उस पर वेट आने वाला है, अगर मान लो अगर 50 kg का वेट आने वाला है, ठीक है। हम डिज़ाइन कर रहे हैं 100 kg पे, ठीक है। अगर मैक्सिमम अगर लोड आया तो 100 kg तक आ सकता है, तो ये चेयर स्टेबल रहेगी, ये चेयर सह लेगा इतना वेट। तो 50 का 2 गुना किए तो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 2। वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है 100, मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय 50, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा 2। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 4, आउटर डायमीटर दिया हुआ है। आउटर डायमीटर दिया तो इंटरनल डायमीटर कैसे निकालेंगे। एरिया इक्वल टू क्या होता है हॉलो कॉलम का π/4 आउटर डाई का स्क्वायर माइनस इनर डाई का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, π/4 डी का स्क्वायर दिया हुआ है, और एरिया तो मालूम नहीं है अपने को, तो एक ये निकाले। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी में देखेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या क्या दिया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया हुआ है 480, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और अल्टीमेट स्ट्रेस 480 और डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगा। तो वर्किंग स्ट्रेस मिल गया तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस हम लिखेंगे यहाँ पे, जो हम फाइंड आउट किए वो लिखेंगे यहाँ वर्किंग स्ट्रेस। तो हमें क्या मिल गया, वर्किंग स्ट्रेस मिल गया, वर्किंग स्ट्रेस मिल गया। और वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया या लोड अपॉन एरिया। तो लोड दिया हुआ है 1.9 इंटू 10⁶ न्यूटन, 1.9 इंटू 10⁶, और डिवाइड बाय यहाँ पे लिखेंगे π/4 इंटू डी का स्क्वायर के बाद 200 माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, ठीक है। ये गिवन है, सब गिवन है, एक अननोन है, तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा डी की वैल्यू, मतलब इनर डाया हम डिटरमाइन क्या करना था, इनर डाया, तो ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा।
तो इसका कैलकुलेशन देख लेंगे। π/4d² माइनस d², ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस 480 डिवाइड बाय वर्किंग, तो 120 आया इसका, मतलब वर्किंग स्ट्रेस 120 आया न्यूटन पर mm²। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे डाया निकला और डायमीटर आया 140.85 मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अ मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P1 P2 P3 एंड P4 एज शोन इन फिगर। तो ये डायग्राम दिया हुआ है। तो कैलकुलेट क्या करना है, P2 कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है। और कंडीशन क्या दी हुई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई, ठीक है। कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है। फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में मालूम है समेशन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, 0। यह है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो और क्या दिया हुआ है हमें, एरिया दिया हुआ है, सारे ब्लॉक्स के एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो अब मैं बोला समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मतलब समेशन ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जितने भी एक डायरेक्शन में है वो हम पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। अगर एक को जैसे अगर ये लेफ्ट साइड को अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो राइट साइड को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या इसको नेगेटिव ले रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो कोई भी एक साइन चूज़ करने का, तो हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और राइट साइड को नेगेटिव ले रहे हैं। तो P1 प्लस माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4 इक्वल टू 0। तो अब माइनस का टर्म को इस तरफ लेके गए तो क्या मिला, P1 प्लस P3 इक्वल टू P2 प्लस P4। सारे फोर्सेस गिवन है, P1 गिवन है, P3 गिवन है, P4 गिवन है, एक अननोन है P2। तो हम उस कंडीशन में पुट करेंगे तो P2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि अब हम इस सेक्शन को कट कर रहे हैं ऐसा कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं और इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब अगर फोर्स एक इक्विलिब्रियम कब होगा, अगर यहाँ का फोर्स इक्वल हो जाएगा इस फोर्स के, तो ये जो बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, मतलब स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ए बी बार लिया पहले, तो 45 किलो न्यूटन, यहाँ पर 45, ठीक है। P1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 320 कैसे आया, P2 365 आया, 365 में से 45 माइनस होगा क्योंकि 45 इस तरफ जा रहा है ना, फोर्सेस इस तरफ लग रहे हैं और जो P2 है वो इस तरफ है। तो 365 माइनस 45 इक्वल टू 320। अगर इसका भी फोर्स P2 भी इस तरफ होता तो प्लस होता, ठीक है। तो 320 ये कंप्रेस हो रहा है, ये टेंशन में है और ये भी टेंशन में है, ठीक है। तो आगे जो फार्मूला वही फार्मूला है, E इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, या कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये होता है। तो हमें यंग्स मॉडुलस मालूम है, ठीक है। मतलब और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये होता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करने का है कि इंक्रीज इन लेंथ, मतलब ये जो इंक्रीज इन लेंथ है ये फाइंड करने का। तो ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी और यंग्स मॉडुलस नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये कंडीशन मिल जाएगी अपने और पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, BC में रखेंगे, CD में रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, टेकिंग पॉजिटिव साइन फॉर इंक्रीज इन लेंथ एंड नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीज इन लेंथ। मतलब पॉजिटिव हो रहा है मतलब टेंशन की कंडीशन है, मतलब जो तुम्हारा बार है वो बढ़ रहा है, और अगर नेगेटिव साइन है मतलब एरिया कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन है।